एक माँ बाप जो करते हैं आपके लिए, आप रिटर्न नहीं कर सकते उसको। एक छोटी सी चीज जो आप दे सकते हैं वो यही है, एक ऐसा अवसर दे दो उनको कि वो गर्व से सीना चौड़ा करके, गर्दन ऊंचा करके चले। इसी पत्थर की सीढ़ियां भी होती है जिसको पैरों के तले रौंद के जाया जाता है। तो जब ये सीढ़ी और मूर्ति बात कर रहे होते हैं तो मूर्ति ने यही बोला कि तूने चोट कम खाया था इसलिए आज तू पैरों तले रौंदा जा रहा है, मैंने चोट बहुत खाई थी इसलिए आज मैं पूजा जा रहा हूं। किसी ने चील को देखा है? चील के जीवन की एक कहानी बड़ी अजीब होती है कि जब चील 40 वर्ष का हो जाता है लगभग, तो उसके बाद फिर उसकी चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने शिकार को शिकार नहीं कर पाता है। उसके पंजे इतने हेवी हो जाते हैं कि वो अपने शिकार को दबोच नहीं पाता है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अनुरोध करूंगा कि श्री सन्नी राज सरकार अंधकार को प्रकाश से दूर करने की और फिर संपूर्ण ज्योति बने इस संकल्प के साथ कि हमारे जीवन में जो भी अंधकार है उन्हें प्रकाश से दूर करो मां। धन्यवाद सर। सभी का एक बार पुनः स्वागत। हम परिचय कराना चाहेंगे हमारे बीच जो उपस्थित महानुभाव हैं आज के इस मार्गदर्शन की कार्यक्रम। उपस्थित आदरणीय डीसी महोदय, एसडीओ दालबू, मंच पर उपस्थित नाथू सिंह मीना एसपी रूरल, मोहन प्रकाश इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रवीण एवं सन्नी राज, जो नए यूपीएससी एग्जाम में सक्सेसफुल कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, और उनके साथ आए हुए परिवार एवं अपने जिला के सभी वरीय पदाधिकारी, और आज इस कार्यशाला में डिस्कशन में भाग लेने आए हुए सभी दोस्तों। आज आप लोग वहां पर है, हो सकता है अगला साल आप यहाँ पर हो सके। ये सबसे पहले ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, सिंपल एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ आपको मेन है कि बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना। मेन जो किसी भी देश में कोई भी डेवलपमेंट कार्य हो या कोई भी कल्याण कार्य हो या कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो, इसके लिए पॉलिसीज आप जानते हैं सरकार बनाती है, सरकार यानी पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। लेकिन उस पॉलिसी को धरातल पे उतरना, जो एग्जीक्यूशन स्टेज है, वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा किया जाता है। जैसे आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस आते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस आते हैं, ऐसे करीब 40 से ज़्यादा सर्विस हैं वो, और आपके जो वन विभाग के सेवा है वो, ये सभी हमारा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो यूपीएससी है उनके द्वारा चयनित किया जाता है। लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं है, पॉलिसी बनाने में भी ब्यूरोक्रेट्स का काम रहती है कि उसमें विश्लेषण करना, उसमें बनाना, फिर संबंधित कैबिनेट मिनिस्टर को उस संबंध में उनको बताना ताकि वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट हो, फील्ड लेवल पे एग्जीक्यूट हो। इसके लिए ये पूरे जो बैटरी ऑफ ऑफिसर्स है
ये सिस्टम बनाया गया है। ये पूर्व ब्रिटिश इंडिया में इसको इंपीरियल सर्विसेज बोलते थे, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज बोलते थे। उसी को हम लोग जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसको हम लोग काफी सारा सर्विसेज हम लोग बनाए हैं, जिसमें अब ऑल इंडिया सर्विस भी है, सेंट्रल सर्विसेज भी है। इस पोस्ट में निश्चित रूप से जहां तक आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का पावर है, अथॉरिटी है, और एग्जीक्यूट करने का आपके पास अथॉरिटी है, तो इसमें काफी आपको एम्पावर्ड महसूस कर सकेंगे कि हम इस पोस्ट में हैं कि हम कुछ लोगों को अच्छा कर सकेंगे, कुछ चीजें हम बदलाव कर सकेंगे। हम सभी लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना को साथ साथ पढ़ेंगे। मेरे साथ सभी उच्चारण करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियत और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 नवंबर सुरक्षा करने वाले स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसकी नींव जिस परीक्षा के द्वारा रखी जाती है, यूपीएससी, उसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए आयोजित इस सेमिनार में यहाँ उपस्थित जिले के अति संवेदनशील वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तमिलवर्णन सर, इस जिले के ढालभूम अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी श्री संदीप मीना जी, इस जिले के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के पदाधिकारी श्री मोहन प्रकाश जी, इस जिले में ग्रामीण एसपी के पद पर पदस्थापित श्री नाथू सिंह मीना जी, और आप सब लोगों के बीच इस बार सफलता के झंडे गाड़ करके हमारे अपने राज्य से यहाँ पे मौजूद और अपने जिले से यहाँ पे मौजूद सनी जी, आज ये पूरा का पूरा जो कार्यशाला है वो NACS बिहार झारखंड, जो हम लोगों का एक एसोसिएशन है बिहार झारखंड के ऑफिसर्स का, उनके तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे आयोजन में जो बिहार झारखंड के ऑफिसर्स थे, उनको ये लगा कि सभी लोगों को शायद वक्त पे कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, उनको डायरेक्ट टॉपर से इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो क्यों नहीं संपूर्ण बिहार झारखंड में इस प्रकार से सेमिनार करवाया जाए, इस बार इस प्रकार से वेबिनार करवाया जाए, जहां पे जो इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सफलता के झंडे गाड़े हैं, उनसे डायरेक्टली जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मिलवाया जाए, उनसे बातें करवाया जाए, उनकी स्ट्रैटेजी को समझा जाए, ताकि और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बिहार और झारखंड के, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम वो और भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पास होके आए, और उसके बाद फिर जिस तरीके से हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग भी मौजूद रहें। मैं
पहले आया आज मंच पे क्योंकि अभी मुझे और एसएसपी सर को पंचायत इलेक्शन के लिए एक वीसी बुलाई गई है, उसमें जाना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपके साथ अंत तक रुकने वाला था, सभी वक्ताओं को सुनने वाला था, परंतु कुछ मजबूरियां हैं इसलिए मैं पहले आ गया। परंतु जो हमारे वक्ता हैं वो इसके बाद आपको पूरे तरीके से मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस शहर को ही बिलोंग करता हूं, तो मैं आप लोगों से काफी अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहा हूं। और मेरी जर्नी की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। 2004 में मैं करीम सिटी कॉलेज से पूरे झारखंड का साइंस टॉपर बना था, और इसी क्रम में मुझे सम्मानित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री अर्जुन मुंडा सर के द्वारा माइकल जॉन ऑडिटोरियम में बुलाया गया था। मैं भी जिस प्रकार से सनी आज अपने पापा के साथ आया है, वैसे ही अपने पापा को लेके वहां ऑडिटोरियम में गया था। पुरस्कार समारोह चल रहा था और पुरस्कार समारोह में तब के तत्कालीन उपायुक्त श्री सुनील वर्णवाल सर मौजूद थे। जब आप 12वीं के बच्चे होते हो और आपको पुरस्कार मिलता है तो आपकी पहली रिएक्शन होती है कि आप भाव विवल हो जाते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो, और कृतज्ञता से सबसे पहले बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लेते हो। जितने भी कैंडिडेट थे, जब माननीय मुख्यमंत्री ने उनको पुरस्कार दिया तो सबने पैर छू के माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद लिए। तब ब्यूरोक्रेसी की इतनी समझ नहीं थी। उस कार्यक्रम में चूंकि सुनील वर्णवाल सर भी यूपीएससी में टॉपर रहे थे, उनको भी उपायुक्त और टॉपर के नाते सम्मानित किया गया, और उसके बाद फिर वो हाथ मिला के मुख्यमंत्री से वापस चले गए। तो चूंकि ब्यूरोक्रेसी की समझ नहीं थी, तो उसके बाद फिर बड़ा अजीब सा लगा कि ये उपायुक्त ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो मुख्यमंत्री के पैर में नहीं छुआ और हाथ मिला के चला गया। बहुत पावरफुल इंसान होगा। एक और इंप्रेशन थी डीसी की, हम लोगों के लिए जब स्कूल में हम लोग रहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है एग्जामिनेशन। गर्मी की छुट्टियां थी, जमशेदपुर में गर्मी काफी हद तक पड़ती है, तो अचानक से एक बार सोशल स्टडीज की एग्जाम थी। मुझे सबसे ज्यादा सोशल स्टडीज से डर लगता था, समाज शास्त्र से तैयारी थोड़ी कम थी। एग्जाम देने पहुंचा हुआ था और उसके बाद फिर एक खबर आती है कि सरायकेला के डीसी साहब ने एग्जामिनेशन कैंसिल करा दी है गर्मी को देखते हुए। अब एग्जामिनेशन जो है 20 दिन बाद होगी। तो मेरे लिए उस दिन डीसी भगवान बन गए कि एक डीसी के पास इतनी भी पावर होती है कि स्कूल में एग्जामिनेशन के अंदर बच्चा बैठ गया है और उसके बाद फिर एग्जाम कैंसिल हो जाए। तब उस दिन फिर डीसी की पावर समझ में आई थी। और एक डीसी की पावर जो समझ में आ रही थी वो ये थी कि हम लोग सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुलिस का डर रहता है सर। जब भी हम लोग वर्दी में पुलिस वालों को देखते थे, लड़के थे, कई बार दुर्गा पूजा में मोटरसाइकिल से हम लोग भी घूमे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा डर रहता था कि कोई पुलिस वाला ना पकड़ ले, और जैसे ही कोई रोक लेता था एकदम हालत खराब हो जाती थी। तो दिखता था कि कलेक्टर या डीसी एक ऐसी चीज होती है इसकी गाड़ी में बैठ के पुलिस वाले चलते हैं, और जब भी वो उतरता है सारे पुलिस वाले जो है उनको सैल्यूट कर रहे होते हैं, उनके साथ चल रहे होते हैं, और वो डरता नहीं उससे। तो फिर लगा कि ये अगेन बहुत बड़ी शख्सियत है। ये उस बाल मन की, एक युवा मन की जो समय की इमेज होती है यूपीएससी की, कलेक्टर की, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पूरी की पूरी जर्नी की शुरुआत उसी प्राइज फंक्शन से हुई थी, अवार्ड सेरेमनी से हुई थी। उस दिन वर्णवाल सर से भी डिस्कशन किया था, और डिस्कशन करने के बाद उस दिन मन बना लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है। और शायद उस दिन वर्णवाल सर को मैंने देखा उस मंच पे, आज मैं इस मंच पे हूँ। आज शायद हम लोग को कोई देखेगा, आप में से भी कोई इस मंच पे अगले दिन रहेगा। यूपीएससी की
जर्नी के बारे में विस्तार पूर्वक सफल एस्पिरेंट्स बताएंगे। हम लोगों के टाइम में एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। सीसेट आ गया था पर सीसेट भी कंपलसरी था। जीएस का पेपर था, 2300 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था। 2 ही जीएस के पेपर हुआ करते थे, एक ऐसे और एक इंटरव्यू था। अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, नए पैटर्न के बारे में कैंडिडेट्स आपको बताएंगे। पर जो बेसिक ओवरऑल फ्रेमवर्क है एग्जामिनेशन का, उसके बारे में मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो जब भी आप यूपीएससी के जर्नी में जाएं तो आप एक मेंटल फ्रेमवर्क हमेशा से सेट कर लें कि ये एग्जामिनेशन जो है हमसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जामिनेशन है। हर दौर पे, हर मोड़ पे आपकी मेंटल हार्डीनेस, आपकी परसिस्टेंस, आपकी कॉन्टिन्यूटी, आपकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति सभी चेक होगी। तो जब भी इस एग्जामिनेशन को चुने तो मेंटल फ्रेम बना लें कि ये एग्जामिनेशन मुझे करना है और ये ही करना है। कि आपको डराता है, आपको हर मोड़ पर डराएगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए कि इस एग्जाम को मुझे करना क्यों है। रीजन कुछ भी हो सकता है, सिले से सिले भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें कि आपको इस एग्जामिनेशन को करना क्यों है, क्योंकि जब तक आपकी इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ नहीं जुड़ी रहेगी, इस एग्जामिनेशन का प्रेशर झेलना, उस प्रेशर एडवर्सिटी में बार बार गिरना, बार बार खड़ा होना, फिर से चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारण बहुत सिली भी हो सकता है, बहुत छोटे से कारण भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कारण ये हो सकता है कि अगर आप आईएएस बनोगे तो आपको पावर मिलेगा, जैसे मेरा बालमन ने मुझे बताया था। कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप आईएएस बनोगे आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। आप कितने ही बड़े एग्जामिनेशन दे लो, कितनी भी बड़ी जॉब कर लो, जिस प्रकार की सेवा करने की अवसर ये एग्जामिनेशन और ये सर्विसेज देता है, उतनी सेवा करने का अवसर जनरली नहीं मिल पाता है। तो आपको ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। मेरे दिमाग में एक और क्लैरिटी थी कि मेरे घर वालों ने बहुत सैक्रिफाइस किया था। आज मेरी मम्मी भी यहाँ पे है, सिस्टर भी यहाँ पे है, मुझे इनको प्राउड फील कराना था। इन लोग जो करते हैं ना, एक माँ बाप जो करते हैं आपके लिए, आप रिटर्न नहीं कर सकते उसको। एक छोटी सी चीज जो आप दे सकते हैं वो यही है, एक ऐसा अवसर दे दो उनको कि वो गर्व से सीना चौड़ा करके, गर्दन ऊंचा करके चले। और यही दिमाग में थॉट था जिसने मुझे पुश किया कि जिन्होंने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, मुझे उनको प्राउड फील कराना है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। ये अंतिम सैक्रिफाइस करते हैं, पता नहीं रहता है, पर इनको प्राउड फील कराना है। और जिस दिन ये इमोशन आप जोड़ दोगे, उस दिन ये एग्जामिनेशन में जर्नी कितनी भी टफ रहे, आप इसको कंप्लीट करोगे। एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आते हैं। कोई बुक नहीं है, जितने ज्ञान और सार एनसीईआरटी में छुपे हुए हैं किसी में नहीं है। वो बेसिक बुक जो है एनसीईआरटी का, उसको आप कंप्लीट कीजिए, बार बार कंप्लीट कीजिए, इतनी बार पढ़िए कि वो आपका जहन में, आपके दिमाग में वो रिसाइट हो जाए। जब वो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप जो भी बुक पढ़ोगे वो आपको समझ में आएगा। अखबारों में जो भी समाचार आएगी वो इन जनरल आपको क्लियर होगा। और उसके बाद वो जो एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा आसान हो जाता है। सीसेट, अगेन जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि सीसेट प्रैक्टिस पे आएगा। आपको आपके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा, हर दिन 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी आप डेडिकेटेड कर लो, और उसको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
आपको सीसेट बिना प्रैक्टिस के नहीं निकल सकता है, आपको लगातार वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी पत्थर की सीढ़ियाँ भी होती है जिसको पैरों के तले रौंद के जाया जाता है। तो जब ये सीढ़ी और मूर्ति बात कर रहे होते हैं तो मूर्ति ने यही बोला कि तूने चोट कम खाया था इसलिए आज तू पैरों तले रौंदा जा रहा है, मैंने चोट बहुत खाई थी इसलिए आज मैं पूजा जा रहा हूं। तो जब भी आपको चोट लगे, चोट मिले, तो आप याद रखना आपको गढ़ा जा रहा है, आपको बनाया जा रहा है, इससे डरना मत। ये पर्टिकुलर चीज आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी जिंदगी को निखार रही है। चोट जीवन का शाश्वत सत्य है। जरूरी ये है कि जब भी चोट लगे गिरेंगे पर गिर के उठ जाएंगे, चलेंगे, घसीटते हुए चलें, लहराते हुए चले, दौड़ते हुए चलेंगे। और एक बहुत ही छोटी स्टोरीज के साथ में मैं अपने चीज़ों को विराम दूंगा। किसी ने चील को देखा है? चील के जीवन की एक कहानी बड़ी अजीब होती है कि जब चील 40 वर्ष का हो जाता है लगभग, तो उसके बाद फिर उसकी चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने शिकार को शिकार नहीं कर पाता है। उसके पंजे इतने हेवी हो जाते हैं कि वो अपने शिकार को दबोच नहीं पाता है। उसके नाखून वगैरह बढ़ के इतने बढ़ जाते हैं और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता है। उस केस में चील के पास एक ही विकल्प होता है कि वो अब भूखे मर जाएगा या लड़ेगा। चील क्या करता है उस वक्त, उस 40 या 50 वर्ष की जो आयु होती है उसमें वो उड़ के किसी सुदूरवर्ती पहाड़ी पर चला जाता है और उसके बाद फिर वहां पर बैठ करके किसी पत्थर पे वो अपनी चोंच को तब तक मारता रहता है जबकि उसकी चोंच टूट के नहीं गिर जाए। और जैसे उसकी चोंच टूट के गिरती है, इस पूरे पेनफुल प्रोसेस में जैसे उसकी चोंच टूट के गिरती है और वो नए चोंच का वेट करता है, करीब 10 या 15 दिन में उसका नया चोंच निकल के आता है। सबसे पहले वो इस चोंच से अपने जो पंजे हैं उस पंजे को निकाल के फेंकता है जो हेवी हो गए हैं नाखून। फिर वो वेट करता है, फिर वो नाखून जब निकलते हैं तब अपने नाखून और चोंच से जो उसके हेवी हो गए थे पंख उसको निकाल करके वो फेंकता है। इस पूरे दर्द भरे पहलू के बाद में चील को एक नई जिंदगी मिलती है। वो वापस आता है और उसके बाद फिर आसमान की उड़ान भरता है। और आपको पता होगा कि चील एकमात्र वो पक्षी है जो बादलों से ऊपर भी उड़ सकता है। अगर वो इस पेनफुल प्रोसेस से नहीं गुजरेगा तो चील जो आज ये अचीव किया है वो नहीं कर पाएगा। जिंदगी में दुख आएंगे, उस समय इंसान नहीं चील के बारे में सोचना, चील बनना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कि हम कोशिश करें कि बिहार और झारखंड से अधिक बच्चे निकल सकें। और हमेशा ये देखा गया है कि काउंसलिंग की कमी से या मार्गदर्शन की कमी से बहुत सारे बच्चे जिनमें पोटेंशियल होता है वो निकल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस बार NSCS ने ये बीड़ा उठाया है कि इस तरीके के जो वर्कशॉप हैं, इस तरीके के मोटिवेशनल सेमिनार्स जो हैं वो हम लोग अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइज़ करें ताकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इससे प्रेरणा ले सकें। इसी क्रम में आज हम लोगों ने 3 टॉपर को आमंत्रित किया था। रैंक 1 शुभम, रैंक 7 प्रवीण और रैंक 500 जो सनी हमारे ज़िले का ही है उसको। जो शुभम है उसको पोर्ट ब्लेयर में LG के साथ मीटिंग हो गई तो वो आ नहीं पाए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ हम लोग के साथ में जुड़े। प्रवीण रैंक 7 जो कि जमुई से ही हैं यहाँ पे मौजूद हैं और सनी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि स्टूडेंट से वो इंटरेक्ट करें, स्टूडेंट उनसे प्रेरणा लें, उनसे जो एग्जामिनेशन है उसकी टिप्स लें और उसके बाद फिर बड़ी से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है जमशेदपुर से भी निकल के नाम रोशन करें। पर्सनली चूँकि मैं इस शहर को बिलोंग करता हूँ तो उसके बाद फिर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि यहाँ इस सेमिनार में आके मोटिवेशन लेके उसके बाद फिर सर्विसेज में आता है और उसके बाद फिर इसी तरीके से आके लोगों को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हम लोग भी जाना है मुझे सर, ठीक है प्लीज 2 मिनट सर। हाँ सर, ये कितना फायदेमंद होगा स्टूडेंट के लिए आप लोग चाहते हैं? आज के जो हम लोग जिला प्रशासन द्वारा एवं जो NCS है झारखंड और बिहार का चैप्टर है सिविल सर्विस सोसाइटी का, उनके द्वारा एक रूबरू होने के लिए जो टॉपर्स हैं उनके साथ UPSC में जो पास हुए इस साल में
रूबरू होने के लिए एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। अक्सर हम लोग का ऑफिस में बहुत सारा जो कॉलेज की युवा है युवती है वो लोग आके पूछते हैं कि यूपीएससी कैसे तैयारी करना है, कैसे उसमें गाइडेंस चाहिए। हम लोग अलग अलग माध्यम से अलग अलग रूप से हम लोग देते रहते हैं। अपने जो है नया नया ज्वाइन किए रूरल एसपी हैं, सिटी एसपी हैं, वन विभाग के पदाधिकारी हैं, ये सब लोग देते रहते हैं। लेकिन आज जो है इस कड़ी में जो टॉपर हैं, जो रिसेंटली अभी जस्ट पास हुए हैं, 1 महीना पहले जो रिज़ल्ट आया है, उन लोग के साथ रूबरू होने के लिए उनके तैयारियां कैसे थी, उनके बैकग्राउंड क्या है, उनके गार्जियन लोग क्या करते हैं, और बेसिकली 1 to 1 बात करने के लिए जो आज का ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, जो 7th रैंक है, 1st रैंक है और 500 रैंक में जो है अपने जामशेदपुर का अपना ही बच्चा है, सनी राज है, वो आए हुए हैं। जमुई से वो है प्रवीण आए हुए हैं, और रैंक नंबर 1 जो टॉपर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोग इनके साथ जुड़ेंगे। तो बेसिकली जामशेदपुर में जो कॉलेज स्टूडेंट है इनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, और यूपीएससी के बारे में जानने के लिए और उस पर तैयारियाँ सीखने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए कि इन लोगों का भी नंबर भी आदान प्रदान किया जाएगा। भविष्य में उनको ज़रूरत पड़ेगा तो उनके 1 to 1 भी उनसे जाके अपना गाइडेंस ले सकेंगे, ताकि जो भारत निर्माण में हम लोगों का जो है झारखंड से ज़्यादा बच्चे उसमें जाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग की तरफ से एक छोटा सा शुभारम्भ है कि लोगों के बीच में टॉपर के साथ इंटरेक्टिंग करने के लिए मौका क्रिएट करना, और ये मौका को उन लोग भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो अपने ज़िंदगी में और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर।